वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आरपीएससी ऑनलाइन चैनल के आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप लोग? होप यू आर स्टडिंग वेल। आपकी स्कूल्स भी जल्दी से खुलने जा रही है। दैट्स वेरी ग्रेट टू लिसन कि आप लोग अब बिल्कुल टाइम टू टाइम पढ़ेंगे, टाइम टू टाइम उठेंगे, टाइम टू टाइम अपना काम करेंगे। तो आई विश कि वी आर एडिंग सम एड इन योर स्टडी कि भाई आप जो पढ़ोगे वो बहुत कुछ आपको पहले से ही समझ में आया हुआ है। अगर ऐसा है तो हमें बहुत खुशी होगी ये जान के। हम पढ़ रहे हैं, हमने जो है पिछले वीडियो में शुरू कर दिया था अमेरिकी वर्चस्व वाला जो आपका 3rd चैप्टर है। देखो ये घटनाएं सब एक दूसरे से जुड़ी हुई है। शीत युद्ध, उसके बाद में शीत युद्ध का अंत और 2 ध्रुवीयता का अंत जो हुआ था, और उसके बाद में अब अमेरिकी वर्चस्व। ठीक है, अब आज इस चैप्टर में कुछ जो विशेष घटनाएं हैं वो पढ़ेंगे। देखो, हमने जब पिछली बार अमेरिकी वर्चस्व के बारे में डिस्कस किया था तो हमने देखा था कि वर्चस्व जो है वो 3 तरीके से लागू किया जाता है या 3 तरीके से जमाया जाता है। सबसे पहले तो वर्चस्व क्या है? वर्चस्व यानी धाक जमाना, वर्चस्व यानी दादागिरी करना। ठीक है ना। अब सोवियत संघ एक बड़ी महाशक्ति थी जो धराशायी हो गई। उसकी जगह हालांकि रूस एक बहुत बड़ा देश है, लेकिन उतने वो अमेरिका के उस बराबरी पर नहीं आ सका, और कोई और संस्था भी ऐसी बची नहीं जो अमेरिका के वर्चस्व को जो है चुनौती दे सके। तो ऐसे में अकेला इस पूरे विश्व का जो दादा बच गया, वो दादागिरी करने वाला, वो अमेरिका बचा। अब एक आपने देखा होगा अपने आसपास भी कोई इंसान जिसे आदत पड़ जाती है हर चीज में अपनी धौंस जमाने की, अपनी धाक जमाने की, अपनी दादागिरी करने की, तो वो किसी ना किसी तरीके से हर मुद्दे में अपनी नाक घुसाएगा ही, अपने जो भी कंसेप्शंस होंगे उनको थोपने की कोशिश करेगा ही। सेम यही चीज अमेरिका ने की। बहुत विश्व में ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई जिसमें अमेरिका ने गलत होते हुए भी अपनी धौंस जमाई, गलत होते हुए भी अपनी दादागिरी जमाने की कोशिश की। तो ऐसी ही कुछ घटनाओं का हम अध्ययन करेंगे। देखो, कई बार ये होता है कि 2 जने लड़ रहे हैं, ठीक है, और हम जाके एक जने का पक्ष लेना शुरू कर देते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हम उसको जानते हैं। दूसरे को हम नहीं जानते, इसलिए उसकी पिटाई या उससे लड़ाई शुरू कर देते हैं। अब चाहे वो दूसरा वाला ही सही क्यों ना हो। तो कुछ ऐसा ही मामला, कुछ ऐसा ही सिनेरियो अमेरिका ने बना के रखा है। क्या है ये सब? देखो, हमने जब वर्चस्व पढ़ा था तो वर्चस्व जो होता है वो 3 तरीके से बनाया जाता है। वर्चस्व बनाया जाता है राजनीतिक रूप से। इस राजनीतिक स्वरूप में कहीं न कहीं सामरिक जो परिप्रेक्ष्य है वो भी आ जाता है। सामरिक का मतलब होता है सैन्य या शक्ति की दृष्टि से, तो इसको आप सैन्य भी लिख सकते हो। दूसरा जो तरीका होता है वो होता है आर्थिक वर्चस्व बनाना। यानी अपने आप को अर्थव्यवस्था के लिहाज से बहुत ऊपर रखना। और तीसरा जो होता है वो होता है सांस्कृतिक वर्चस्व। अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट करना कि सामने वाला आपको फॉलो करने पर मजबूर हो जाए। तो इस तरह से ये जो वर्चस्व जमाने के जो तरीके हैं, और हमने 3 बच्चों की केस स्टडीज की थी, आयशा, जाबू और आंद्रे, और उनके माध्यम से हमने समझा कि किस तरह से सामरिक, आर्थिक और सांस्कृतिक वर्चस्व अमेरिका ने बना लिए थे। अब हुआ क्या? देखो, अब घटनाओं को एक बार पॉइंट टू पॉइंट, वर्ड टू वर्ड, या ऐसे कह सकते हैं टाइम टू टाइम वापस एक बार डिस्क्राइब करते हैं। देखो, शुरू ये सब हुआ था शीत युद्ध से, उसके बाद में हुआ यूएसएसआर का विघटन, अब यहां थोड़ी सिनेरियो चेंज हो गया था। जैसे ही यूएसएसआर का विघटन हुआ, जो हमारी 2 ध्रुवीयता थी, जो बायोपोलैरिटी थी, उसका अंत हुआ। वैसे ही क्या हुआ, आपने देखा था कि कुछ नाम कंट्रीज थे, नाम यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ठीक है, जो नाम देश थे उनमें से भी कई बहुत ज्यादा पावरफुल थे। और साथ ही साथ उस विघटन के बाद और भी कई शक्तियां उभरी, जैसे चीन है, भारत है, तो ब्राजील है, इस तरह से कई और शक्तियां उभरी। तो विश्व जो था वो बहुध्रुवीयता की तरफ जाने लगा, यानी 2 ध्रुवीयता से निकला और बहुध्रुवीयता का सिनेरियो बनने लगा।
ये आज से नहीं है कि किसी एक शक्ति ने अपनी वर्चस्व कायम करने की कोशिश की है। आपने पढ़ा होगा कि 18वीं शताब्दी में फ्रांस का कितना वर्चस्व था, और उससे भी पहले यूनान के नगरों के बारे में जब हमने पढ़ा तो हमने देखा था कि एथेंस का कितना खौफ था आसपास के राष्ट्रों में। उसके बाद 17वीं 18वीं शताब्दी में आते आते फ्रांस का पूरे विश्व पर वर्चस्व हो गया। फ्रांसीसी, चाहे वो राज्य क्रांति हो, चाहे फिर पुनर्जागरण ही क्यों ना हो, रेनेसां जिसको कहते हैं, उसके माध्यम से फ्रांस ने पूरे विश्व में अपना वर्चस्व जमाया, अपना धाक जमाई। उसके बाद में 19वीं शताब्दी में जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, औद्योगिकीकरण हुआ, उपनिवेश बनने लगे, वैसे वैसे ब्रिटेन का वर्चस्व पूरी दुनिया पर कायम हो गया। एक टाइम पर अमेरिका भी ब्रिटेन का गुलाम था, और ऐसा कहा जाता था कि ब्रिटेन का सूर्य कभी अस्त नहीं होता। तो और फिर उसके बाद में 20वीं शताब्दी में आते आते दो ध्रुवीय विश्व बना, यूएसएसआर और यूएसए। और फिर 21वीं शताब्दी आते आते इस दो ध्रुवीयता का अंत हुआ और बहुध्रुवीयता की शुरुआत होने लगी थी। किसकी वजह से? यूएसएसआर के विघटन और नाम देशों की वजह से। लेकिन चूंकि अब मुंह पे खून लग चुका था अमेरिका के, ये जो भाई बड़ी मुश्किल से उसने दो ध्रुवों के जो एक ध्रुव था उसको पटकनी दी थी। अब अमेरिका चाहता था कि उसकी जो चौधराहट है, उसकी जो दादागिरी है, वो पूरे विश्व पर चलती रहे। तो ऐसे में उसने क्या किया, इस बहुध्रुवीयता को स्वीकार नहीं किया और पूरे विश्व को एक ध्रुवीयता की ओर अग्रसर किया, एक ध्रुवीयता की ओर अमेरिका लेके गया। ठीक है, हालांकि कई विद्वान ये मानते हैं कि पूरा विश्व एक ध्रुवीय हो गया है, पूरा विश्व अमेरिका का पिछलग्गु है। कई ये मानते हैं कि नहीं, बहुध्रुवीय है। वो अलग बहस का मुद्दा है, उस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन अमेरिका ने ऐसी कोशिश की कि पूरे विश्व जो है वो एक ध्रुवीयता की ओर चला जाए। तो इसके लिए उसने साम दाम दंड भेद जो भी वो अपना सकता था उसने अपनाए। ऐसी ऐसी कई सारी जो घटनाएं थी उसकी वजह से ये साबित भी हुआ। और इस एक ध्रुवीयता के लिए उसका सबसे बड़ा हथियार क्या बना? सबसे बड़ा हथियार बना यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसकी स्थापना 1945 24 अक्टूबर 1945 को इसलिए की गई थी ताकि विश्व में तीसरा विश्व युद्ध ना हो, ताकि विश्व में शांति रहे। लेकिन यूएनओ को ही अमेरिका ने अपने सबसे बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल किया और फिर ऐसी कुछ घटनाओं को अंजाम दिया जिसने विश्व में ये वर्चस्व कायम कर दिया है कि अमेरिका सामरिक दृष्टि से या सैन्य दृष्टि से जो है इन सभी जो जितने भी लोग हैं इनका दादा बना बैठा है। क्या कौन सी थी वो घटनाएं? उन घटनाओं को अगर देखें, एक ध्रुवीयता की ओर जाने की वजह से जो घटनाएं बनी, उन घटनाओं को अगर देखें तो हम मोटा मोटी तौर पर 4 अभियानों में डिवाइड कर सकते हैं उसको। 4 अभियानों में पहला तो था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। दूसरा अभियान जो था वो था ऑपरेशन इन्फिनिट रीच। इसको इन्फिनाइट रीच भी कहा जाता है कई जगह, ऑपरेशन इन्फिनिट रीच। तीसरा था ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। और चौथा था ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। ये 4 जो ऑपरेशंस थे वो अमेरिका के द्वारा
लागू किए गए या द्वारा संचालित किए गए, और इन ऑपरेशंस ने दुनिया में सैन्य दृष्टि से देखा जाए तो अमेरिका की धाक कायम कर दी थी। इसमें से इस एक ऑपरेशन के लिए तो अमेरिका ने यूएनओ को बिल्कुल मोहरा बनाया और स्वीकृति ली। हालांकि बाकी ऑपरेशंस में यूएनओ ने स्वीकृति नहीं दी थी, फिर भी अमेरिका ने ये ऑपरेशंस जारी रखे और कहीं भी यूएनओ ने बीच बचाव करने की कोशिश नहीं की। तो इसका मतलब ये है कि वहां भी अमेरिका ने जो है अपना सिक्का जमा रखा था। तो हम इन्हीं ऑपरेशंस के आधार पर पढ़ेंगे। इसके अलावा एक जो घटना और हुई थी वो हुई थी यहाँ बीच में, जिसमें सर्बिया पर बमबारी की गई थी। जो युगोस्लाविया जिसको हम कह सकते हैं, युगोस्लाविया में बमबारी की गई थी, वो भी घटना हम पढ़ेंगे। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म को, और आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार अमेरिका ने अपनी दादागिरी स्थापित करने की कोशिश की थी। तो सबसे पहले थोड़ी सी पृष्ठभूमि जान लेते हैं। देखो, ये जो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म है, इसको प्रथम खाड़ी युद्ध भी कहा जाता है। प्रथम खाड़ी युद्ध या फर्स्ट गल्फ वॉर। क्यों कहा जाता है इसको फर्स्ट गल्फ वॉर या प्रथम खाड़ी युद्ध? क्योंकि ये जो था, इसके परिप्रेक्ष्य में जो खाड़ी के देश हैं, खाड़ी देश किसको कहते हैं? देखो, आप मैप में आप आराम से समझ सकते हो, ग्लोब में ये जो इस खाड़ी के आसपास के ये जो देश हैं, खास करके ये देश, ये कहलाते हैं खाड़ी राष्ट्र या गल्फ कंट्रीज। ठीक है, इन्हीं गल्फ कंट्रीज में से एक कंट्री है इराक और एक है कुवैत। ठीक है, इन दोनों के बीच युद्ध हुआ और अमेरिका बीच में कूदा था। अब क्या था इसका घटनाक्रम जिसने इसको प्रथम खाड़ी युद्ध या फर्स्ट गल्फ वॉर में बदल दिया, और इस फर्स्ट गल्फ वॉर में क्यों ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म लागू किया गया वो देखते हैं। ठीक है, तो घटनाक्रम जो शुरू होता है वो शुरू होता है अगस्त 1990 से। क्या हुआ था अगस्त 1990 में? देखो, ईरान और इराक के बीच में युद्ध चल रहा था। ईरान और इराक, देखो ईरान, ये इराक है और ये ईरान है। इन दोनों देशों के बीच में युद्ध चल रहा था और उस समय इराक की स्थिति काफी खराब थी। तो एक छोटा सा देश है कुवैत। एक चीज हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये जो तीनों राष्ट्र हैं, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो इराक हो, चाहे वो कुवैत हो, ये तीनों ही तेल की दृष्टि से बहुत ही जो है रिच कंट्रीज हैं, बहुत संपन्न देश हैं ये। तो ऐसे में इनका सामरिक महत्व तो वैसे ही बढ़ जाता है, क्योंकि जिसकी भी इन तेल के कुओं पर धाक रहेगी वो अपने आप पूरे विश्व में दादागिरी करेगा। तो ये तो सबसे बड़ी चीज थी ही। दूसरा, वही जो मैंने कहा कि अगर कोई बड़ी बात हो रही है और उसमें अपनी नाक नहीं अड़ाए तो फिर आपकी बादशाहत कौन मानेगा, तो इसलिए भी जरूरी था। तो इराक और ईरान में युद्ध हुआ था। ठीक है, और इराक और ईरान के इस युद्ध में इराक कहीं ना कहीं पिछड़ रहा था। तो ऐसे में एक छोटी सी कंट्री है जिसका नाम है कुवैत। ये देखो, जहां मैंने लाइन की है ना, ये छोटी सी, बहुत छोटी सी कंट्री है कुवैत। कुवैत ने क्या किया था? इराक को आर्थिक सहायता दी थी अगस्त 1990 से पहले। आर्थिक सहायता दी, लेकिन उस समय क्या हुआ, उस समय ये आर्थिक सहायता दे दी। अब इराक ने ये कहा कि और आर्थिक सहायता दी जाए या कुवैत हर जगह हमारे साथ खड़ा रहे, लेकिन कुवैत ने अपनी आर्थिक सहायता को कर्ज में बदल दिया। ठीक है, देखो ध्यान से सुनना, कुवैत ने क्या किया, जो भी इराक को आर्थिक सहायता प्रदान की थी उसको कर्ज में बदल दिया और ये कहा कि अब आपको हमारा कर्ज चुकाना पड़ेगा, और इराक इस स्थिति में था नहीं। तो ऐसे में कुछ डिस्प्यूट्स हुए। देखो, प्रॉपर क्या चीज थी उनको एक बार नहीं भी देखते हैं। तो कुछ डिस्प्यूट्स, कुछ विवाद, कुछ जो है कॉन्ट्राडिक्शंस इन दोनों देशों के बीच हुए, और उन्हीं कॉन्ट्राडिक्शन के मद्देनजर अगस्त 1990 में इराक ने कुवैत पर आक्रमण कर दिया। कुवैत पर आक्रमण कर दिया। In August 1990, the country named Iraq had attacked on Kuwait. Kuwait was a very small country in Gulf areas, but it is very rich in oil perspectives.
तो ये जो कुवैत पर इराक ने आक्रमण किया और अमेरिका को मिल गया अपना बीच में नाक अड़ाने का बहाना। कैसे बहाना मिला? जैसे ही कुवैत पर आक्रमण किया गया, अब एक तो कुवैत इराक से पैसे मांग रहा है कि भाई मेरे पैसे लौटा दो, और ऊपर से वो आक्रमण भी कर रहा है, उस पर अपना कब्जा भी कर लिया। तो ये जो बात है, ये बात यूएनओ में उठाई गई। यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाई गई है इस बात को। और संयुक्त राष्ट्र संघ में चूंकि हमें पता है कि अमेरिका की धाक वहां बहुत ज्यादा है, खास करके जब यूएसएसआर का विघटन हो गया उसके बाद से अमेरिका की दादागिरी बहुत चलती है वहां। तो अमेरिका ने किसी प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ को, ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद होती है, देखो संयुक्त राष्ट्र संघ में दो महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशंस हैं। पहली है महासभा, जो कि सभी देशों के वहां पर मेंबर्स बैठते हैं, और दूसरी एक है सुरक्षा परिषद, जिसकी अपनी सेना है। और वो इसलिए है ताकि अगर विश्व में कहीं कोई एक देश दूसरे देश पर आक्रमण करे तो ऐसे में सुरक्षा परिषद बीच बचाव कर सके। सुरक्षा परिषद में 5 तो स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अब जिसमें से 5 स्थायी सदस्यों में एक अमेरिका है ही, तो अमेरिका ने क्या किया, सुरक्षा परिषद से ये स्वीकृति ले ली कि भाई जो नाटो की सेनाएं हैं, नाटो की जो सेनाएं हैं वो जाएंगी और आक्रमण करके कुवैत को मुक्त कराएंगी। अब बताओ कहाँ अमेरिका, ये देखो आप यहाँ भी देख सकते हो ग्लोब में कि ये अमेरिका तो यहाँ है, ये गल्फ कंट्रीज यहाँ है, पर पंचायती हमें करनी है। क्यों? क्योंकि हमें अपने विश्व में अपनी धाक जमानी है, हमें अपने आप को दादाजी कहलवाना है। तो उन्होंने क्या किया, नाटो सेनाओं के लिए परमिशन ले ली यूएनओ से, ठीक है ना। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या किया, सहमति प्रदान कर दी। किस बात के लिए? कि नाटो सेनाएं जो है कुवैत को मुक्त कराएंगी, कुवैत की मुक्ति के लिए। सैन्य अभियान चलाएंगी। समझ में आ गया यहां तक का घटनाक्रम? कुवैत और इराक में युद्ध हुआ अगस्त 1990 में, हम यहीं से याद कर लेते हैं। अगस्त 1990 में इराक ने कुवैत पर आक्रमण किया और अधिकार कर लिया। अमेरिका ने इसमें पंचायती की, उसने यूएनओ में ये मुद्दा उठाया और सुरक्षा परिषद से सहमति ले ली कि कुवैत की मुक्ति के लिए नाटो सेनाएं जो है वो सैन्य अभियान चलाएंगी। अब देखो हुआ क्या, 34 देशों ने इसको समर्थन दिया था। कितने? 34 कंट्रीज हैड सपोर्टेड दिस मिलिट्री कैंपेन, और 34 देशों के 6,60,000 सैनिक, 6,60,000 सैनिक इसमें इन्वॉल्व थे। किसकी सेना है? नाटो की सेनाओं में 6,60,000 सैनिक गए थे, और इसमें से भी 75% से ज्यादा सैनिक तो अमेरिकी थे, ठीक है। ये गए और इन्होंने वहां सैन्य अभियान शुरू कर दिया। इन्होंने वहां किया क्या, वहां सैन्य अभियान शुरू कर दिया, यानी इराक से युद्ध छेड़ दिया, ठीक है। अब हुआ क्या, जब ये सैन्य अभियान शुरू हुआ तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जो थे, अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? सीनियर जॉर्ज बुश, यहां हम इनको जॉर्ज बुश सीनियर भी कह सकते हैं। जॉर्ज बुश सीनियर, इनको सीनियर क्यों कहा गया? क्योंकि बाद में इनके बाद बिल क्लिंटन राष्ट्रपति बने, और बिल क्लिंटन के बाद इन्हीं का बेटा जॉर्ज बुश वो भी राष्ट्रपति बने, तो वो बाद में वो इनके बेटे थे, उनको जूनियर कहते थे, इनको सीनियर कहते थे, ठीक है। तो जॉर्ज बुश सीनियर उस समय राष्ट्रपति थे अमेरिका के। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा, ये जो यूएनओ देखो शांति के लिए बनी है। जब शीत युद्ध हुआ बहुत कुछ ऐसी घटनाएं घटी, क्यूबा में हमने देखा, अफगानिस्तान में हमने देखा कि कोरिया में बहुत कुछ हुआ, हमने देखा वियतनाम में बहुत कुछ हुआ। बहुत सारे अरीनाज जो थे वो जो परेशान करने थे वाले थे, पूरे विश्व को तृतीय विश्व युद्ध की तरफ धकेलने वाले थे,
यूएनओ की सेना कुछ नहीं बोली, कभी बीच में नहीं आई, कभी पंचायती नहीं करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ यूएनओ ने सहमति दी है कि आप जाइए और सैन्य अभियान कीजिए। कितना दोगलापन है, कितनी अमेरिका से डर है और कितनी अमेरिका की धाक है, यहाँ आपको ये समझना है। ठीक है, तो जॉर्ज बुश सीनियर ने क्या कहा कि यूएनओ ने ये जो सहमति दी है, यूएनओ की सहमति क्या है, यूएनओ की सहमति नई विश्व व्यवस्था का संकेत है। यूएनओ ने ये जो सहमति दी है सैन्य अभियान चलाने के लिए, ये नई विश्व व्यवस्था का संकेत है। क्योंकि अब से पहले यूएनओ का क्या काम था, शांति स्थापित करना, लेकिन अब अगर सैन्य अभियान के माध्यम से यूएनओ शांति स्थापित करेगा, तो सीनियर जॉर्ज बुश ने ये कहा था कि ये सहमति नई विश्व व्यवस्था का संकेत है। देखो ये क्यों बताया जा रहा है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप चाहे तो एमसीक्यूज की दृष्टि से देख सकते हो, आप चाहो तो इनको फिल इन द ब्लैंक्स देख सकते हो, वन लाइनर्स देख सकते हो, या फिर आप अगर किसी चीज को डिस्क्राइब कर रहे हो और आप इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख रहे हो ना, तो ऑब्वियसली आपके नंबर्स बहुत अच्छे आएंगे। तो आपको ध्यान में रखनी है ये सब बातें कि क्या है नई विश्व व्यवस्था। जो यूएनओ ने सहमति दी थी, जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने सैन्य अभियान की सहमति दे दी थी, उस सहमति को राष्ट्रपति, अमेरिकी राष्ट्रपति सीनियर जॉर्ज बुश ने नई विश्व व्यवस्था का संकेत कहा था। ठीक है, तो अब हुआ क्या, अब जो 34 देशों की सेना थी, जो 34 देशों की सेना थी, उन्होंने क्या किया, इराक पर आक्रमण किया। इराक पर आक्रमण किया। अब ये जो युद्ध था, उस समय इराक के जो राष्ट्रपति थे वो थे सद्दाम हुसैन। अब आप देखिए कि विश्व सिनेरियो पर, ये जो ग्लोबल सिनेरियो है, उसमें सद्दाम हुसैन और इराक तो अलग थलग पड़ गए थे बिल्कुल ही। और सद्दाम हुसैन ने क्या कहा था कि ये जो लड़ाई है, ये जो जंग है, इस खाड़ी युद्ध को उन्होंने 100 जंगों की एक जंग कहा था। सद्दाम हुसैन ने उस समय कहा था कि ये जो जंग है 100 जंगों की एक जंग है। इराक इसमें जरूर जीतेगा, हालांकि इराक जीता नहीं। 100 जंगों की एक जंग है, सद्दाम हुसैन ने ये कहा था। और ये जो जंग लड़ी गई थी, ये अमेरिका ने अपने कंप्यूटराइज्ड जितने भी हथियार थे इसमें शामिल कर लिए थे। और इसीलिए ये जो खाड़ी युद्ध है, ये जो गल्फ वॉर है, इस खाड़ी युद्ध को कंप्यूटर वॉर भी कहा जाता है। कंप्यूटराइज्ड वॉर भी कहा जाता है कि भाई, क्योंकि कंप्यूटराइज्ड जितने भी हथियार थे, पूरी दुनिया ने ये देखा। कैसे देखा, इस खाड़ी युद्ध का पूरी दुनिया के टीवी चैनल्स पर लाइव प्रसारण किया गया था। इस खाड़ी युद्ध का पूरी दुनिया के टीवी चैनल्स पर लाइव प्रसारण किया गया था। ठीक है, और इस तरह के इतने अधिक जो है उन्नत हथियार अमेरिका ने काम में लिए थे, हथियारों का उपयोग किया गया। उपयोग हुआ कि इस युद्ध को जो है वो वीडियो गेम वॉर भी कहा गया। वीडियो गेम वॉर भी कहा गया था। ऐसा क्यों? क्योंकि हम देखते हैं ना वीडियो गेम में कितनी तरह के हथियार काम में लेते हैं, हम तो सोच भी नहीं सकते, पता नहीं कहां से कैसे हथियार। तो कुछ वैसी लड़ाई अमेरिका ने इस गल्फ वॉर के टाइम की थी कि इसको जो है वीडियो गेम वॉर भी कहा गया था। और साथ ही साथ अमेरिकी जो सेना थी, जो नाटो की सेना थी, उसका सद्दाम हुसैन जो थे वो इराक के थे, और अमेरिका नाटो की जो सेना थी उसके कमांडर इन चीफ थे नॉर्मन श्वार्ज़गाउ।
नॉर्मन श्वार्ज़काउ। तो अब इस तरह से ये लड़ाई लड़ी गई। तो होना जो था वही हुआ कि इस युद्ध में अंतिमतः जो इराक है, इराक की हार हो गई, इराक हार गया और साथ ही साथ कुवैत को मुक्त करवा दिया गया। लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका जो है वो इसमें यहाँ चूका कि सद्दाम हुसैन की सरकार जो थी वो अभी भी बनी रही थी। सद्दाम हुसैन इराक के राष्ट्रपति अभी भी थे और इराक और अमेरिका में एक दुश्मनी का सूत्रपात हो गया जो बहुत सालों तक चलता रहा। तो ये सब जो घटनाक्रम थे कि इराक ने कुवैत पर आक्रमण किया, अमेरिका ने बीच बचाव किया। बीच बचाव तो क्या ही किया, बस अपनी अपनी जो रोटियां थी वो सेकनी थी उसको। तो उसने यूएनओ से सहमति दिलवाई और 34 देशों की सेनाओं ने इसका समर्थन किया। हालांकि 34 देशों के सैनिक थे लेकिन 75% से ज्यादा अमेरिका के सैनिक थे। कुल 6,60,000 सैनिक इसमें शामिल थे इस सैन्य अभियान में। इसको कहा गया ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। और राष्ट्रपति थे सीनियर जॉर्ज बुश, जिन्होंने यूएनओ द्वारा सहमति देने को कहा कि नई विश्व व्यवस्था का संकेत है। खाड़ी युद्ध को कंप्यूटराइज्ड वॉर कहा गया। इसका टीवी चैनल्स पर पहली बार लाइव प्रसारण। ये लाइव प्रसारण क्यों किया गया? इसलिए ताकि अमेरिका के जो इतने उन्नत हथियार हैं उनको पूरी दुनिया देखे, पूरी दुनिया उसका लोहा माने। इससे दो फायदे होते, एक तो उसकी दादागिरी की धाक बैठ जाती और दूसरा उसके हथियारों के लिए पूरे विश्व में बाजार बन जाता। तो देखो किस तरह से सैन्य के साथ साथ वो अपने आर्थिक हितों को साध रहा है, वो अपने आप को बड़ा बताकर अपने सांस्कृतिक हितों के साध रहा है। तो यानी बहुत कुछ ऐसा हुआ जो इस ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के द्वारा अमेरिका ने किया। तो आपने आज के वीडियो में जाना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो घटना थी। देखो आपको बहुत सारी चीजें याद रखनी है। कब हुआ? इराक ने कुवैत पर आक्रमण किया अगस्त 1990 में, और ये जो खाड़ी युद्ध है वो हुआ था जनवरी-फरवरी 1991 में। ठीक है। राष्ट्रपति अमेरिका के थे जॉर्ज बुश सीनियर और इराक के थे सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन ने इसको 100 जंगों की एक जंग कहा था, जबकि नाटो के कमांडर थे नॉर्मन श्वार्ज़काउ। ये खाड़ी युद्ध भी कहलाता है, इसको प्रथम खाड़ी युद्ध, फर्स्ट गल्फ वॉर भी कहते हैं। ये कंप्यूटराइज्ड वॉर भी कहलाता है। टीवी चैनल्स पर इसका लाइव प्रसारण किया गया था और इतने अधिक उन्नत हथियारों का इसमें उपयोग हुआ था कि इसको वीडियो गेम वॉर भी कहा जाता है। अमेरिका की जीत हुई, इराक हार गया था, कुवैत की मुक्ति हो गई और इसके साथ ही प्रथम खाड़ी युद्ध का अंत हो गया। और इसके परिणाम वही निकले जो लगभग अमेरिका चाहता था। सबसे पहले कि उसकी धाक बैठ जाए, पूरी दुनिया में उसका वर्चस्व कायम हो जाए। दूसरा, उसके उन्नत हथियारों के लिए बहुत बड़ा विश्व का बाजार तैयार हो जाए, मार्केट तैयार हो जाए। और तीसरा, वो पूरी दुनिया के देशों को कठपुतली बना के नचाना चाहता था। हालांकि ऐसा अभी तक नहीं हो पाया है, लेकिन वो कोशिश में उसने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद और भी बहुत सी इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे डे बाय डे, ताकि आपको अच्छे से ये चीजें समझ में आ जाए। तो वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट इवेंट के साथ। थैंक यू।